प्यारे बच्चों, मैं अजीत सोलकर। अब बच्चों बहुत सारे बच्चों मुझे जानते होंगे, अजीत सोलकर CIC इंटर कॉलेज। और बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका रिवीजन क्लास दूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले। तो अब बच्चों रेगुलर रिवीजन वीडियो देंगे। तो बच्चों मैं अपने YouTube चैनल में AKS सोलकर मैं रिवीजन क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बच्चों आपको पता होगा कि इस बार 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आगे मैं चाहता हूँ कि लगभग पूरे NCERT बुक के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाए, जिससे आपके 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो वो छूटे नहीं। तो मैं 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन लगभग 100 या 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, जिससे आपके पूरा ऑब्जेक्टिव डाउट क्लियर हो जाएगा। और अति लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो बच्चों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, AKS सोलकर को शेयर कीजिए। और यदि आप इस बार मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो यदि मेरे को YouTube की तरफ से लाइव क्लास का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं बोर्ड एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लास भी दे दूंगा, मैराथन क्लासेस। अभी बच्चों मेरे पास मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर 405 हैं। यदि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो यूट्यूब की तरफ से मुझे लाइव क्लास का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी मैथ है और पूरे प्रीवियस ईयर के पूरे मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा। और आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत करा दूंगा, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, जिससे आप 70 में 70 अंक लाने का प्रयास मेरा सफल हो जाए। तो बच्चों चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बच्चों पहला प्रश्न बोर्ड में लिख दिया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जो संख्या स्वयं से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1 से 100 तक बच्चों 25 अभाज्य संख्या होती है, आपको पता है। तो 144 का बच्चों सर्वप्रथम गुणनखंड करेंगे। 144 का गुणनखंड कितना है बच्चों? 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 72 आया। 2 टिपाने 72, 36 बार में, फिर 18 बार में, ऐसे 9 बार में। इसके बाद ये 3, 3, 3, 9 और 3 कम 3। तो बच्चों देखिए आपको 144 में यहाँ पे कितने बार 2 आए? 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 हो गए बच्चों, और 3 की पावर 2 हो गया। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, 2 की पावर कितनी आ गई? 2 की घात बच्चों आपका 4 आया। और आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन बच्चों। ए आपका राइट आंसर है। तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, वो हम 20 में 20 हम अंक अर्जित कर सके। आगे बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यदि द्विघात समीकरण क्या आपका 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल क्या -1 है, तो m का मान होगा। तो m का मान क्या होगा बच्चों? तो आपने बच्चों अपनी बुक से द्विघात समीकरण का मूल निकालना आपने सीखा होगा, सूत्र विधि से, गुणनखंड विधि से। यहाँ पर बच्चों क्या है, एक मूल आपको दे दिया, -1 दे दिया है, m की वैल्यू पूछ रहा आपसे। तो m की वैल्यू आपसे बच्चों पूछ रहा है। तो देखिए, जबकि आपको द्विघात समीकरण एक मूल दे दिया है, यानी x, मूल का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू। एक मूल दिया है बच्चों, एक मूल यानी x बराबर -1। हमें दूसरा मूल नहीं ज्ञात करना, हमें m की वैल्यू चाहिए। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। x बराबर -1 रखने पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए बच्चों। जब -1 आप रख देंगे 3 - 1 m।
देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आ गए बच्चों, प्लस माइनस 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 का m बराबर 0, 2 में 3 गया, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस m बराबर 0, माइनस 1 का बच्चों पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 बच्चों जाएगा, तो m बराबर आ गया बच्चों माइनस का 1, m बराबर माइनस का 1 आ गया बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट। तो बच्चों इस प्रकार के भी आपके प्रश्न आ सकते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण दिया है और एक मूल दे दिया गया हो तो m का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो वैल्यू आप इक्वेशन में रख दीजिएगा। जैसे आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको m की वैल्यू बच्चों क्या आएगा, माइनस m बराबर 1 आ जाएगा और m बराबर माइनस 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन क्या हमारा, एक लंबवर्ती शंकु छिन्नक है, शंकु छिन्नक की ऊंचाई दी है 16 सेंटीमीटर और उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। उसकी तिर्यक ऊंचाई बराबर है। तिर्यक ऊंचाई बच्चों पूछ रहा है, आपको बच्चों याद होगा कि ऐसा एक शंकु छिन्नक है, शंकु छिन्नक है बच्चों। तो फार्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए, जब तक आपको फार्मूले नहीं याद होंगे, सूत्र आप सवाल नहीं लगा पाएंगे बच्चों। शंकु छिन्नक दी गई है, ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर दी गई है, 16 सेंटीमीटर, और उसकी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। यदि बच्चों की r1 बराबर मैंने 8 सेंटीमीटर ले ली, r2 बराबर 20 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ये तिर्यक ऊंचाई बच्चों यल होता है। तो तिर्यक ऊंचाई यल का सूत्र क्या बच्चों आपने पढ़ा है अपनी बुक में, एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है शंकु के लिए, जबकि ये शंकु छिन्नक है। तो आपका क्या बच्चों, ये R2 है और ये आपका R1 है, R2 ग्रेटर है R1 से, तो क्या करते हैं बच्चों, R2 माइनस R1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए बच्चों, h की वैल्यू क्या है 16 है, और ये कितना बच्चों आपका है R2 आपका 20, 20 माइनस 60, 16 का स्क्वायर कितना हो बच्चों 256, 16 का स्क्वायर 256, 20 में से 8 गई, ये 12 का स्क्वायर, 256 प्लस 144 बच्चों टोटल कितना आ गया 400 आ जाएगा बच्चों, 4 6 10 5 4 9 10 2 3 400 आ बच्चों। 400 बच्चों आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल 20 गुणे 20। तो आपका बच्चों तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया एल बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आने की संभावनाएं बनी रहती है। शंकु छिन्नक है, तो शंकु छिन्नक में देखिए बच्चों त्रिज्या आपको दी गई थी, ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दी गई है, आपको शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एल बराबर बच्चों आ गया 20 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आपने बच्चों रैखिक समीकरण पढ़ा है चैप्टर 3 में, रैखिक समीकरण युग्म। जैसे मान लो दो रैखिक समीकरण होते हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपने पढ़ा बच्चों, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कितने हल होते हैं बच्चों, एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। प्रतिच्छेद की कंडीशन में क्या होता है, a1 a2 डज नॉट इक्वल b1 b2। बच्चों जब समांतर रेखाएं होती है तो कोई हल नहीं होता है, तो दोनों रेखा युग्म समांतर हो जाएगी तब क्या होता है, कोई हल नहीं होता आपका। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 a2 b1 b2 इक्वल होगा पर डज नॉट इक्वल c1 c2। जब रेखाएं बच्चों क्या होती है, संपाती होती है, रेखाएं क्या बच्चों संपाती हो तो क्या होता है,
A1 A2 B1 B2 आर इक्वल टू C1 C2, ये तीनों बच्चों अनुपात जो है बराबर होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो मतलब हमारी ये कंडीशन यूज की जाएगी। तो देखिए बच्चों 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, यहाँ से A1 बराबर कितना आ गया 3, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 7। और बच्चों क्या दूसरा इक्वेशन दिया है kx प्लस का 3y माइनस का 5 बराबर 0, A2 बराबर k, B2 बराबर 3, C2 बराबर -5। प्रश्नानुसार जब कोई हल नहीं है तो k की वैल्यू चाहिए आपको, क्या दिया है तो A1 A2 B1 B2 डज नॉट इक्वल C1 C2। तो बच्चों इनको हम सॉल्व कर रहे हैं A1 A2 B1 B2 को। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू k, B1 आपका -4, B2 आपका कितना 3, B2 आपका 3 हो जाएगा। तो आप क्या कर दिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना आएगा माइनस का 4k, फिर एक गुना किया और 3 3 को 9, ये बच्चों जाएगा बटे में, तो k बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9/4। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों हमने क्या किया समझिए आप इस बात को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि अगर कोई हल नहीं होगा तो रैखिक समीकरण कंडीशन क्या है, जब कोई हल नहीं होता है तो A1 A2 B1 B2 इक्वल होता है, डज नॉट इक्वल C1 C2। हम यहाँ बच्चों तुलना कर लेते हैं कि A1 की वैल्यू 3, B1 आपका -4, C1 आपका 7, A2 आपका k है, B2 आपका 3 है, C2 आपका -5 है। तो A1 की वैल्यू क्या बच्चों 3 पुट किए, A2 वैल्यू k, B1 आपका -4 और B2 आपका 3। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। तो जब गुणा किए k की गुणा -4 -4 के और 3 गुणे 3 3 को 9, -4 बटे में जाएगा यानी -4 ऐसे आ जाएगा। तो k बराबर क्या है बच्चों -9/4। कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बिंदुओं आपको दिए गए P और Q के बीच की दूरी 5 दे दी गई है, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। तो जब बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तब आप कैसे बीच की दूरी का फार्मूला लगा के जो आपने ऑप्शन में x या y दे देता है उसको हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको 2 पॉइंट दिए P और Q, आपको बच्चों काटती तब में दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे दर्शा पाएंगे कि एक्चुअल पता नहीं है। Q की वैल्यू क्या बच्चों 3/2 और जो डिस्टेंस आपकी बीच की दूरी वाला 5 दी है, तो इन दोनों की बीच की दूरी कितनी बच्चों 5 इकाई दी गई है। और कह रहा बच्चों x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बच्चों बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी दी है बच्चों 5 और बीच की दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपका x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x1 की वैल्यू क्या बच्चों आपकी, x2 आपका 3 है, x1 आपका x है बच्चों, y2 आपका क्या है, y2 आपका 2, y1 आपका -1। तो -1 और -1 फार्मूला क्या है, माइनस का प्लस हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का फार्मूला उपयोग कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सब संख्या पड़ेगा बच्चों बच्चों अंत में 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 3 3 का स्क्वायर बच्चों कितना है 9 आ जाएगा। अब क्या करो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बच्चों 9 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 6x, 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 कितना है बच्चों 18 हो गया, प्लस का 18 बराबर 5। दोनों बच्चों कर देंगे बच्चों वर्ग, वर्ग मैं क्यों कर रहा हूँ बच्चों, ये अंडर रूट हट जाए। तो जैसे बच्चों दोनों बच्चों वर्ग कर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18
और इस 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25 आ जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे बच्चों दोनों पक्षों का तो अंडर रूट इधर का हट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट का स्क्वायर कर दो, राइट हैंड साइड के 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 25 को बच्चों पक्षांतरण कर लीजिए, 18 माइनस 25 कितना हो जाएगा बच्चों कितना आ गया प्लस का 7 बराबर माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों 7 एकम 7 रटने पर 7 जोड़े रटने पर 6, ऐसा चलिए 7 एकम 7 माइनस का 7x और प्लस का x कर दीजिए बराबर 0। यहाँ गुणनखंड बच्चों कर रहे हैं तो यहाँ कर देते बच्चों, जगह नहीं अपने पास, x कॉमन लिया तो x माइनस 7 आ गया और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 देखो सेम से कॉमन मिल जाएगा और x प्लस 1 बराबर 0। फिर बच्चों जब x माइनस 7 बराबर 0 x की वैल्यू 7 आ गया और जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, x बराबर 7। यहाँ माइनस 1 है बच्चों, एक है जल्दीबाजी में कोई हमारे भर मत देना कि एक आपका ऑप्शन सही नहीं। यहाँ पे बच्चों जो दो x की 2 वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू आपकी 7 आई है, दूसरी आपकी माइनस का 1 आई है, तो आप बच्चों क्या करेंगे x की वैल्यू 7, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों समझिए, ये त्रिभुज से संबंधित सवाल है और यदि आपने त्रिभुज के समरूपता कसौटियां पढ़ी तो आप समझ जाएंगे बच्चों। एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीईएफ है। इसमें बच्चों क्या दिया, एबी और डीई का अनुपात और बीसी और ईएफ का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब ये 4 कंडीशन में कौन सी कंडीशन सही होगी बच्चों। तो देखिए आपने बच्चों समरूपता की कसौटी पढ़ी आपने 3, जबकि कक्षा 9 में सर्वांग समतल कसौटियां पढ़ी 5। तो समरूपता में आपने पढ़ा बच्चों ए या ए बोल सकते हो बच्चों डबल ए। जब किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो आपका त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। दूसरा नंबर एस यदि किसी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तीसरा बच्चों क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज का एक कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कोणों के अंतर्गत करने वाली, सुनिए बच्चों, कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण और कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे बच्चों। एबीसी और डीईएफ दिया है, इनमें चित्र बनाएंगे तो आप समझ लीजिए कि एबीसी और डीईएफ आपको समरूप पहले से दिया है। क्या दिया बच्चों, एबीसी और डीईएफ आपका समरूप दिया बच्चों। ये आपका गिवन दैट है, दिया गया है एबीसी और डीईएफ समरूप है और इसमें बोला क्या कि ए बी और डी और बी सी और ई एफ बराबर है। तो बच्चों देखिए ए बी आपका ये भुजा है और डी आपका ये भुजा अनुपात है और आपका बी ए बी बटे डी हो गया और ये आपका बी सी और ई एफ। तो जब दो भुजाओं के अनुसंगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और त्रिभुज समरूप है, कौन से कोण बराबर होंगे, तो आपका बी और ई आपका बराबर होगा। जब आपका बी और ई बराबर होगा, भाई दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाओं को बना जो कोण होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। कोणों के अंतर्गत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तब हम समरूप बोलेंगे। कौन से कसौटी के अनुसार, साइड एंगल साइड, इसके अनुसार। तो आपका बी और ई क्या बच्चों,
जब बी और ई आपके बराबर होंगे तभी आपका ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपको समझ में आया बच्चों कि ऐसे एस क्या बोलता है, ऐसे एस के अनुसार यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आपका एंगल बी और एंगल ई इक्वल होंगे तभी ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में आ जाते हैं। तो समझिए क्या कह रहा है बच्चों, यदि एबीसी समरूप पीक्यूआर है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात 1/3 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बच्चों आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, उनका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, यदि एबीसी समरूप है पीक्यूआर के तो जो इनका एरिया क्या होगा, एरिया एबीसी और एरिया पीक्यूआर, इनके संगत भुजाओं क्या वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी और पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं बच्चों बीसी और क्यू आर के वर्ग के बराबर एसी और पी आर के अनुपात जो होगा उसके वर्ग के बराबर होता है। तो बच्चों इन तीनों भुजाओं को आपको एक अनुपात दिया। देखिए बच्चों क्या दिया है कि यदि एबीसी और पी क्यू आर समरूप है, जहां बीसी और आपको क्यू आर दे दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एबीसी समरूप है और पीक्यूआर के है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया एबीसी और एरिया पीक्यूआर किसके इक्वल होगा बच्चों, बीसी और क्यूआर का होल आप स्क्वायर कर देंगे, बीसी और क्यूआर का होल ऑफ स्क्वायर, और बीसी और क्यूआर की वैल्यू थी बच्चों 1/3, तो 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, 1/9। तो जब भी आपके बच्चों क्षेत्रफल का अनुपात संबंधित हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप इसको समझ लीजिए और बेहद ही आसान क्वेश्चन परीक्षा में आता है ऐसे, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एकदम बेहद ही आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। और बच्चों ऐसे सवाल तब आपको आते हैं जब आप परीक्षा से पहले एक बार मान को अच्छी तरह से देख लें। जो टेबल होती त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उनको आप देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या पूछ रहा है, tan 30 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। बच्चों tan 30 की वैल्यू आपको पता होगा, क्या पता है, tan 30 की वैल्यू आपको 1/√3 होता है। और यहाँ पर क्या दिया है, 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें 2/√3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिए कितना है, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 बोल सकते हो। और यहाँ 2/√3 और ये हो जाएगा 3 × 1 = 4/3 हो गया। फिर बच्चों इस भाग को गुणे में परिवर्तित कर दे तो आपका हर वाला आपका अंश में और अंश वाला आपका हर में हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ गया बच्चों 3, 2/√3। अब बच्चों आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3,
तो जहाँ 3 है वहाँ √3 लिख दीजिए और 2 √3, तो 1 √3 कैंसिल हो गया, तो √3/2 आया। अब देखिए बच्चों √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की होती है, cos 60 की वैल्यू tan 60, sin 30। तो आपको जो पता है sin 30 की वैल्यू 1/2, तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन सही है sin 60। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यह आपका निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल है बच्चों। और मैंने क्या किया बच्चों, ब्लू मार्कर में ब्लैक इंक डाल दिया गलती से। इससे अब ये ब्लैक वाला मार्कर, सॉरी ब्लू वाला मार्कर ब्लैक चलने लगा। तो समझिएगा क्या कह रहा बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसके शीर्ष 0 0 0 4 4 0 है। कुछ बच्चे तो ऐसे लगा लेंगे, देखिए बच्चों 0 0 तो आपका मूल बिंदु होगा 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा 0 4, ऐसे हो जाएगा। तो कुछ बच्चे अपना ट्रिक लगाएंगे 4 और ये 4 क्या होता है बच्चों, संपूर्ण त्रिभुज हो गया। क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ बच्चों आधार कितना बच्चों 4 और ऊंचाई क्या बच्चों 4। तो यहाँ 2 दूना 4 कितना है, 2 चक्को 8 वर्ग इकाई। तो अच्छा ऐसा क्वेश्चन था कि मूल बिंदु दे दिया गया, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज कर दिया 8 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। और यदि हम ऐसा ना लगाते तो हमारे पास तरीका ऐसा कि मान लो ये त्रिभुज है बच्चों, ये ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज। ए की कोऑर्डिनेट 0 0, बी की कोऑर्डिनेट क्या बच्चों है और 0,4 और सी की कोऑर्डिनेट है 4,0। और हम त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला है बच्चों, तो आपको याद रखना है 1 2 3 123, 2 से 31 312 बच्चे। ट्रिक है फार्मूला याद करने की, 123 2 से 31 312। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल होगा बच्चों। फार्मूला देखिए बच्चों कैसे होता है, 1/2 1 2 3 1 2 3, फिर 2 3 1, 2 से 31 हो गया बच्चों। इधर देखिए अच्छे से, आज आपने देख लिया 312, y1 माइनस y2 बराबर, देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 123 2 से 31 312। ऐसे आप समझ लीजिए, आपको पूरा एरिया निकाल लेंगे आप कि कैसे एरिया है। तो बच्चों यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अगर ओरिजिन से नहीं होगा तो बच्चों आप ऐसे लगाएंगे, मूल बिंदु से नहीं होगा तो आप इसी सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए बच्चों x1 की वैल्यू क्या 0 है, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। x2 की वैल्यू क्या, ये भी 0 बच्चों, तो अपना क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा पूरा। s3 अपना कितना 4 है बच्चों, y1 कितना 0, y2 क्या बच्चों -4। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ गया 1/2, 4 -4 तो -16 आ गया, तो 2 × 16, एरिया कितना है -8। अब बच्चों क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, क्षेत्रफल सदैव क्या होता है बच्चों धनात्मक होता है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर बच्चों क्षेत्रफल कितना जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा बच्चों 8 वर्ग इकाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे भी चाहे तो आप ऐसे भी कर लीजिए या फार्मूले से लगाना चाहे फार्मूले से।
सूत्र 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये बच्चों एक अच्छा सवाल ये भी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बच्चों क्वेश्चन आपका चैप्टर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के और उससे संबंधित है। बच्चों आप जानते हैं घड़ी, घड़ी में ये आपका 12 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा समझिए एक घड़ी है। ये घड़ी की सुई है बच्चों, सपोज अभी यहाँ पर है, इसकी सुई की लंबाई r है और 5 मिनट बच्चों सुई आपकी यहाँ पर आ गई। तो यदि 5 मिनट में सुई बच्चों यहाँ पर आ गई तो इसके द्वारा छाया त्रिज्यखंड क्या होगा। बच्चों आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको कोण होना चाहिए, अब ये रेडियस हो जाती है। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपको होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो घड़ी की सुई होती है वो मूव करती घूमती है। जब आपका 60 मिनट पूरा कंप्लीट कर लेगी मिनट की सुई, तो कितना डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना जाएगा बच्चों, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 360 बटे 60 कितना जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। और 6 के पहाड़े में 36 6 बार में आता है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 6 डिग्री बनेगा। तो घड़ी की सुई बच्चों 1 मिनट में रचित कोण, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा बच्चों, 1 मिनट में रचित कोण बराबर 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 5 मिनट में जो आपका होगा थीटा बराबर, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। समझिए बच्चों हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि जो घड़ी है तो मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट कर देगी। तो जब पूरा चक्कर कंप्लीट कर देगी तो जब एक चक्कर घूम जाता है तो कितना कोण बनेगा, एक चक्कर बच्चों आपका 360 डिग्री कोण बन जाएगा। तो 1 मिनट में आप कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 6 5 30। तो ये जो बच्चों थीटा है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर 0 0 कैंसिल, 3 की पावर 36 बच्चों 12 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बच्चों राइट आंसर। तो दिए गए 4 ऑप्शनों बच्चों आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। जल्दीबाजी गलती मत करेगी, 2 पाई आर 12 कर दे, पाई आर स्क्वायर 12 बच्चों है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 867 और 255 का मासा यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से होगा बच्चों। तो आपने जो चैप्टर 1 में पढ़ा होगा वास्तविक संख्याओं में आपने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको बताया गया था कि ए और बी दो धनात्मक संख्याएं बच्चों, ए और बी। तो जब आप बच्चों भाग करते हैं, मान लीजिए आपका ए आपसे का बी से ग्रेटर है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और बी आपका भाजक। तो आपको दो संख्या मिलेगी क्यू और आर, दोनों क्या होंगे, अद्वितीय होते हैं। तो यहाँ भाग तो क्या हो जाता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या, तो भाजक गुणे भागफल। तो बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर,
जहां आर बराबर क्या होता है बच्चों, आर की वैल्यू होगी सदैव 0 से बड़ी या 0 के बराबर और बी से छोटी। तो ये बच्चों हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पढ़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बच्चों क्या करते हैं, तब तक इस प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करते रहते हैं एल्गोरिथम में जब तक आपका शेषफल क्या हो जाए, शून्य ना हो जाए। जैसे हमारा शेषफल शून्य हो जाता है बच्चों, तो प्राप्त भाजक हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एल्गोरिथम क्या है, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करते हैं बच्चों जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। जैसे हमारा शेषफल शून्य मिल जाएगा तो वो भाजक हमारा क्या कहलाता है, वही भाजक हमारा बच्चों एचसीएफ कहलाता है। तो बच्चों एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना, सॉल्व करना बच्चों। तो यहाँ पर समझिए 867 और 255, तो आपका बड़ा ग्रेटर तो आपका 255 है। स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कर लीजिए, मान लीजिए पहला चरण कर रहे बच्चों, 255 में 867 का भाग कर रहे हैं, कितने बार जाएगा बच्चों, 4 बार करते हैं बच्चों। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 22, 4 दूनी 8 10, 4 बार में ज्यादा हो जाए बच्चों, 3 बार करते हैं। 3 सते 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 15 एक 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 एक 7 हो गया। 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16, 3 दो 6 एक 7, 7 में 5 दे 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 दे 1। तो अभी आपने क्या शेषफल शून्य नहीं हुआ। 867 में क्या 255 पूरे 3 बार किए 102 आया। फिर बच्चों शेषफल डज नॉट इक्वल 0, जो आर हुआ आपका वो 0 नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे बच्चों, किसको लेंगे, 255 और 102 को लेंगे। अब हमारे यहाँ स्टेप सेकंड हो जाएगा बच्चों, 102 से भाग कर दिया आप, तब तक बच्चों ऐसे करेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, और 5 में 4 गए 1, ये हमारे कितना है 5 आ गए। क्या अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, 255 बराबर क्या है, 102 गुणे 2, 102 गुणे 2, और शेषफल हमारा 51। आर डज नॉट इक्वल 0 बच्चों, जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हम ऐसे करते ही रहेंगे। अब हमारे स्टेप थर्ड हो जाएगा बच्चों, 102 का 51 से भाग करिए ऐसे, तो 51 दूना 102, आपको पहाड़ आता है तो यहाँ तक गुणा कर लीजिए, तो शेषफल शून्य हो गया बच्चों। 51 गुणे 2 प्लस 0, तो बच्चों हमारा क्या आ गया, एचसीएफ जो हमारा आया, जो हमारे एचसीएफ आया बच्चों, क्या आया, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 255, 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ आया 51। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या बच्चों, राइट ऑप्शन। अब देखिए बच्चों हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे, देखिए पहला हमारा स्टेप ये था, दूसरा हमारा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप हमारा ये था। तो ऐसा लिख सकते हैं कि एचसीएफ 867 255, स्टेप फर्स्ट से। स्टेप सेकंड से लिख सकते हैं एचसीएफ 255 और 102, और तीसरा स्टेप क्या था, एचसीएफ 102 और 51। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया बच्चे, 51। तो तीन स्टेप, पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तो दो संख्याओं का एचसीएफ क्या 51 आएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 51 आएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 51 आएगा। तो विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तब तक जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए बच्चों। हमारा शेषफल शून्य आ गया तो प्राप्त भाजक हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधित है, चैप्टर 13 आपके एनसीईआरटी बुक में। तो बच्चा आपको जो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आपको बच्चे पूरे फार्मूले याद करने होंगे। आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा। एक बार यदि आप अच्छे समझ लेंगे आप, तो आपको पूर्णतया याद हो जाएगा और आप आसानी से सवाल हल कर लेंगे। देखिए बच्चों, क्या सवाल क्या है। दो गोले बच्चों, गोले आप जानते हैं, मान लो एक गोला ये, एक गोला ये है, और दोनों गोलों की त्रिज्या, सॉरी, आयतनों का अनुपात, पहले त्रिज्या मैंने R1 मान ली, दूसरे त्रिज्या मैंने R2 मान ली। दो गोले हैं जिनके आयतनों का अनुपात, इसका आयतन मैंने B1 माना, इसका आयतन मैंने B2 माना। इन दोनों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना दिया, 64/27। अब आप बच्चे जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले गोले त्रिज्या मैंने क्या माना, R1, दूसरे गोले त्रिज्या 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ पर क्या हुआ, 64/27। तो बच्चों आयतनों का अनुपात दिया 4/3 पाई कैंसिल। अब R1 R2 का होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, और 64 क्या होता है, 4 का क्यूब, और 27 3 का क्यूब, होल क्यूब। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया, R1 और R2 जो आया बच्चों, वो आ गया 4/3, 4/3 आ गया। त्रिज्या का अनुपात हमसे बच्चों पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 दिया है, तो इसको हम S2 मान लेते हैं। तो S1 और S2 बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पहला गोला है, तो इसका 4 पाई R1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो S1 और S2 हो जाएगा। R1 और R2 तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, R1 R2 का होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर। R1 और R2 कितने वैल्यू, 4/3 है, तो 4/3 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16/9। तो यहाँ बच्चों आ गए 16:9। तो ये S1 और S2 आ गए बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। समझ लीजिए, गोले का आयतनों का अनुपात क्या, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। तो R1 और R2 का होल क्यूब, और ये 64/27, तो 4/3 का होल क्यूब। तो R1 R2 का अनुपात 4/3। S1 S2 मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर R1 या R1 R2 में होल ऑफ स्क्वायर एक ब्रैकेट में दिया। R1 R2 वैल्यू 4/3 का स्क्वायर 16/9, और आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। बच्चों हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 त्रिभुज से संबंधित है, और इसमें बच्चों दिए गए त्रिभुज में DE और BC का अनुपात दिया गया है, सॉरी DE और BC समांतर है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। अब बच्चे सोचेंगे जिस तरह ऐसे दिया होता तो बेस्ट रहता, तो हम थेल्स प्रमेय लगा देते बच्चों, पर यहाँ आपको क्वेश्चन ऐसे दिया तो समझिए कैसे आप करेंगे। तो आपने बच्चों समरूपता कसौटी पढ़ी है, तो अगर बच्चे ये DE पैरेलल BC है, तो आपकी क्या बच्चे संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण ये 1 और कोण 2 क्या बराबर होंगे, ये आपका कोण 3 और ये कोण 4 क्या बराबर होंगे बराबर। तो अगर मैं रफली में बच्चे चित्र बनाना चाहूँ, एक छोटा त्रिभुज बना लेता हूँ ऐसे, और ADE एक रफली बच्चों में चित्र बना रहा हूँ, समझिएगा। और बड़ा वाला त्रिभुज बना देता हूँ ABC।
देखो बच्चों ये संगत कोण होते हैं जब समांतर होती रेखा है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा और कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, चलो इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। तो मैंने छोटा वाला त्रिभुज लिया, एंगल 2 और एंगल 4, ये मेरा आया 1 आया और ये आपका 3 आ गया। ठीक है, तो बच्चे जब दो कोण बराबर है, 2 बराबर 1 है, 3 बराबर 4 है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। किस कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से। अगर बच्चे समरूप है तो सीपीएसटी क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होंगे सीपीएसटी से, तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो एडी और एबी, और यदि बोल दूं मैं डी और यदि बीसी, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए बच्चों एडी है कितना, यार देखिए एडी आपका बच्चों 2 है, एबी कितना हो जाएगा, 2 3 5, एबी आपका 5। देखिए बच्चों एबी का होगा रेखाखंड एबी, ये भुजा एबी, तो ये इतना 2 है और इतना 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी आपका कितना है, 4 है, और बीसी आपका एक्स है, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूना 4, चलिए गुणा कर दीजिए, एक्स और 5 दूना 10, कितना आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ बच्चों हमने क्या किया, ए समरूपता कसौटी से यूज किया, ये समांतर दिया है, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर, 1 2 के बराबर, कोण 4 कोण 3 के बराबर, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप होंगे तो एडी और एबी का अनुपात, डी और बीसी का अनुपात बराबर। एडी बच्चों आपका कितना है, 2 है, एबी आपका 2 3 टोटल हो जाएगा 5, और आपका डी बच्चों 4 दिया, बीसी आपको एक्स दिया है, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर ये गुणा किया एक्स तो मल्टीप्लाई 1 में, और 5 2 जा 10। तो इस प्रकार बच्चों एक्स बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, आपको समरूपता की कसौटी पढ़नी है, अभी मैंने चर्चा किया है, उसको आप अपने एनसीईआरटी बुक से समझिएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जो आपका लास्ट चैप्टर आपका सांख्यिकी है। सांख्यिकी में आपने माध्य और माध्यिका और बहुलक कक्षा 9 में पढ़ा था बच्चों। तो आज बच्चों वही क्वेश्चन माध्यिका से आ जाते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े हैं, तो जब भी आपने बच्चों अवर्गीकृत आंकड़े में आपने माध्यिका पढ़ी है, और एनसीईआरटी बुक में बच्चों माध्यिका को माध्यक भी बताया गया है कि माध्यिका को क्या बोल सकते हैं, माध्यक। तो बच्चों जब अवर्गीकृत आंकड़े हो तो हम क्या करते हैं, वो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर बच्चों जो आंकड़े को दिए 2 5, फिर बच्चों 8, 2 5 8 11, 2 5 8 11 हो गया। फिर बात क्या बच्चों, 31 के बाद क्या बच्चों, 35 55 और 59। ये बच्चों ऐसी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों माध्यिका में फार्मूला होता है, यदि पदों की संख्या n, यदि n बराबर विषम हो तो माध्यिका क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों n+1/2 पद, पहला नंबर। यदि ऐसा हो तब पदों की संख्या देखें बच्चों, पदों की संख्या n बराबर विषम है
सॉरी विषम है, तो आपका सूत्र ये होगा, यदि n बराबर सम दिया है, सम संख्या होगी, तो माध्यिका का सूत्र आपका हो जाएगा बच्चों 1/2 n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस वह पद। बच्चों यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद दिए हैं, पदों की संख्या सम है, यदि n बराबर 8 है, तो आपका माध्यिका क्या आ जाएगी, तो माध्यिका आएगी बच्चों, फार्मूला आपका इस सम वाला यूज करेंगे 1/2 n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद। बच्चों मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है हमें, बाकी क्वेश्चन करने में कुछ ज्यादा समय नहीं, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। यदि n का मान 8 रख दोगे तो 8 का आधा कितना है, चौथा पद आ जाएगा, और यदि 8 n का मान 8 तो 4, 8 का आधा 4 4 1 पांचवा पद। तो बच्चों यहाँ पर चौथा पद क्या होगा, 1 2 3 4, चौथा पद आपका 11 है, और पांचवा पद आपका 31 है। 11 31 कितना है बच्चों, 42। यदि 42 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना है बच्चों 21। तो ऑप्शन सी इज द राइट। तो माध्यिका बच्चों कितना आ गया, 21 आया। बच्चों आपको ध्यान देना, वर्गीकृत में यदि माध्यिका निकालना है तो पदों की संख्या यदि विषम है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यदि पदों की संख्या सम है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। जब भी आंकड़े दिए गए हो तो उन आंकड़ों को आप अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम लिखने के बाद आप n की वैल्यू 8 है तो 8 का हाफ 4 आ जाएगा, और 4 + 1 5 आ जाएगा। यहाँ से आप चौथा पद निकाल लेंगे 11, पांचवा पद आपका 31, 11 31 42, 42 का आधा आपका 21। इस प्रकार बच्चों माध्यिका बराबर 21 आ गई। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बताइए कि 15/16 1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। तो बच्चों आपका ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है। वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय बच्चों और अपरिमेय। यदि इनके दशमलव मानों की बात की जाए, दशमलव मान जो होते हैं बच्चों परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय का होता शांत दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। कक्षा 9 में आपने पढ़ा इसी को अनौसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब जिस नंबर की बार बार रिपीटिंग हो, जैसे 3.27 बार बार पुनरावृत्ति हो। और जो अपरिमेय होगा वो क्या होगा, अनौसानी, अनावर्ती, रिपीट भी नहीं करता बच्चों और बढ़ता चले, जैसे 0.01 0.001 0.001 ऐसे चला जाता है। ये क्या बच्चों, अनौसानी आवर्ती। यदि कोई परिमेय संख्या बच्चों होगा P/Q के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होता, PQ क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यह आपने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ रखी है। तो बच्चों अगर कोई परिमेय संख्या या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। यदि परिमेय संख्या शांत होगा, संख्या शांत है, शांत दशमलव है, तो क्या होता बच्चों, जो Q का गुणनखंड होगा वो 2m और 5m के रूप का होगा। नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो शांत होता है। तो यहाँ 15/1600 देखिए बच्चों, और P और Q क्या होते हैं बच्चों, सहभाज्य होते हैं। P और Q सहभाज्य होते हैं। बच्चों में सहभाज्य बच्चों बता दो अभी। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं के यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो,
यानी HCF 1 हो तो सहभाज्य होता है। तो बच्चे 15/1600 दिया है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी। 5 की पावर 15 3 बार में, और ये 5 दिया 15 हो जाएगा, एक बच गया ना, 5 दूना 10 हो गया। 5 दिया 15 और एक बच गया तो 5 दूना 10, 320 आ गया। 3/320। अब बच्चों ये हार हमारा है कि अब तो हमारे सहभाज्य हो गया। 320 का गुणनखंड करते बच्चों, यहाँ पर 2 से काटते बच्चों, 2 1 कम, 2 2 6 12, 160 आ गया। 80 बार में जाएगा बच्चों, फिर 40 बार में, फिर बच्चों 20 बार में, 10 बार में, और ये 5, और ये बच्चों 1। तो यहाँ 320 का गुणनखंड किस रूप में आया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घात कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। 2 घाते 7 आ गया, और 5 घाते 1 आ गया। ये आपको बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7, 2 घात 7 और 5 घात 1। तो देखिए बच्चे 7 दशमलव है कि नहीं, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में है, तो आपके 7 दशमलव है। अगर दशमलव 7 है तो दशमलव कितने अंक तक जाएगा बच्चों ये? अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, इसको साफ कर देता हूं और समझिएगा। तो यहां तो हमने चेक किया ये 7 दशमलव है। अब यदि 7 दशमलव है तो दशमलव कितने अंक तक इसका मान जो होगा, तो यहां पर बच्चों देखते हैं 3/320 है, और ये हो गया 3/320। 320 तो 2 की पावर 7 और 5। यहां बच्चों करते क्या है, हम 2 की घात और 5 घात बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ 5 घाते 5 घाते 6 ऊपर कर दे गुणा, 5 घाते 6 नीचे कर दे। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 घाते 6, और ये 5 घाते 7 हो जाएगा। समझिए बात को, यहाँ 5 घात 1 है, यहाँ 2 घात 7 है, तो हमें 6 घात और गुणा कर दे, गुणा और भाग, जिससे हमारा हर में दोनों घात बराबर हो जाए। 5 घाते 6 कितना होता है बच्चों? और बड़ा 25, 25 5 125, 125 625, 625 3125, 25 5 125, 625 3125, 3125 गुणे 5 कर दीजिए, और बड़ा 25, और 2 10 2 12, 5 1 5 1 6, 5 3 15, 15,625। चलिए बच्चों ये आया 15,625। अब ये 2 पंचे 10, आपने पढ़ा ना, a की पावर m, b की पावर m, क्या होता है a b की पावर होल पावर m। तो ये 5 दूना 10, 10 की पावर 7 आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों 3 के गुणा कर दो, 10 की पावर 7, तो मतलब कितने जीरो? 2 2 4 2 6 1 7, 3 5 15 आ जाएगा। 3 दूना 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 6 18, 3 5 15 1 16, 3 1 कम 3 1 4। अब दशमलव कितने जीरो? 7 जीरो है, तो 7 अंक लगा दो, 5 7 8 6, तो 4 अंक तो ये हो गए, 5 अंक ये हो गए, 2 अंक और बढ़ा दो बच्चों, कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बच्चों आपका मान आ गया किसका? 15/1600 का मान। कहां तक गया बच्चों? दशमलव के 7 अंकों तक, दशमलव के 7 अंकों तक गए बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द बच्चों राइट आंसर। इस प्रकार आपका सी है बच्चों। आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे बहुत सारे सवाल दिए, आप करिएगा इनको,
और देखिए मुझे बताने में समय जरूर लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभ्यास करें तुरंत सॉल्व कर लेंगे इसे। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बताइए कि 15/1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। तो बच्चों आपका ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है। वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय बच्चों और अपरिमेय। यदि इनकी दशमलव मानों की बात की जाए, दशमलव मान जो होते हैं बच्चों परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय का होता शांत दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अक्षरों में आपने पढ़ा इसी को अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब जिस नंबर की बार बार रिपीटिंग हो, जैसे 3.27 बार बार पुनरावृत्ति हो। और जो अपरिमेय होगा वो क्या होगा, अनवसानी, अनावर्ती, रिपीट भी नहीं करता बच्चों और बढ़ता चले, जैसे 0.01, 0.001, 0.001 ऐसे चला जाता है। ये क्या बच्चों, अनवसानी आवर्ती। यदि कोई परिमेय संख्या बच्चों होगा P/Q के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होता, PQ क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यह आपने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ रखी है। तो बच्चों अगर कोई परिमेय संख्या या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। यदि परिमेय संख्या शांत होगा, संख्या शांत है, शांत दशमलव है, तो क्या होता बच्चों, जो Q का गुणनखंड होगा वो 2m और 5m के रूप का होगा। नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो शांत होता है। तो यहाँ 15/1600 देखिए बच्चों, और P और Q क्या होते हैं बच्चों, सहभाज्य होते हैं। P और Q सहभाज्य होते हैं बच्चों। में सहभाज्य बच्चों बता दो अभी। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं के यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी HCF 1 हो, तो सहभाज्य होता है। तो बच्चों 15/1600 दिया है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी। 5 × 15 3 बार में, और ये 5 दिया 15 हो जाएगा, एक बच गया ना, 5 दूना 10 हो गया। 5 दिया 15 और एक बच गया, तो 5 दूना 10, 320 आ गया। 3/320। अब बच्चों बिहार हमारा है कि अब तो हमारे सहभाज्य हो गया। 320 का गुणनखंड करते बच्चों, यहाँ पर 2 से काटते बच्चों, 2 1 कम, 2 2 6 12, 160 आ गया। 80 बार में जाएगा बच्चों, फिर 40 बार में, फिर बच्चों 20 बार में, 10 बार में, और ये 5, और ये बच्चों 1। तो यहाँ 320 का गुणनखंड किस रूप में आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घात कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। 2 घाते 7 आ गया, और 5 घाते 1 आ गया। ये आपको बात समझ में आई। 1 2 3 4 5 6 7, 2 घात 7 और 5 घात 1। तो देखिए बच्चे 7 दशमलव है कि नहीं, 2m और 5m के रूप में है, तो आपके 7 दशमलव है। अगर दशमलव शांत है तो दशमलव कितने अंक तक जाएगा बच्चों ये। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, इसको साफ कर देता हूं और समझिएगा। तो यहां तो हमने चेक किया ये 7 दशमलव है। अब यदि 7 दशमलव है तो दशमलव कितने अंक तक इसका मान जो होगा, तो यहां पर बच्चों देखते हैं 3/320 है,
और ये हो गया 3/320, 320 तो 2⁷ और 5। यहाँ बच्चों करते क्या है, हम 2 की घात और 5 घात बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ 5 घाते 5 घाते 6 ऊपर कर दे गुणा, 5 घाते 6 नीचे कर दे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 5 घाते 6 और ये 5 घाते 7 हो जाएगा। समझिए बात को, यहाँ 5 घात 1 है, यहाँ 2 घात 7 है, तो हमें 6 घात और गुणा कर दे, गुणा और भाग, जिससे हमारा हर में दोनों घात बराबर हो जाए। 5 घाते 6 कितना होता है बच्चों, और बड़ा 25, 25 × 5 125, 125 × 625, 625 × 3125, 25 × 125, 625, 3125, 3125 × 5 कर दीजिए, और बड़ा 25, और 2 10 2 12, 5 × 5 = 6, 5 × 15, 15,625। चलिए बच्चों ये आया 15,625। अब ये 2 पंचे 10, आपने पढ़ा ना a की पावर m b की पावर m, क्या होता है a b की पावर होल पावर m, तो ये 5 दूना 10, 10 की पावर 7 आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों 3 के गुणा कर दो, 10 की पावर 7, तो मतलब कितने जीरो, 2 2 4 2 6 1 7, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, 3 दूना 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7, 3 6 18, 3 × 5 = 15 1 16, 3 1 9 3 1 4। अब दशमलव कितने जीरो, 7 जीरो है, तो 7 अंक लगा दो, 5 7 8 6, तो 4 अंक तो ये हो गए, 5 अंक ये हो गए, 2 अंक और बढ़ा दो बच्चों, कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बच्चों आपका मान आ गया किसका, 15/1600 का मान। कहां तक गया बच्चों, दशमलव के 7 अंकों तक, दशमलव के 7 अंकों तक गए बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द बच्चों राइट आंसर। इस प्रकार आपका सी है बच्चों। आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे बहुत सारे सवाल दिए, आप करिएगा इनको। और देखिए मुझे बताने में समय जरूर लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, अभ्यास करें तुरंत सॉल्व कर लेंगे इसे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आ रहे 16 में। ये क्वेश्चन है sin 15 + 100 cos 105। तो ये आपका त्रिकोणमिति संबंधित है, आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश में। ये 90 - थीटा और ये 90 + थीटा पढ़े बच्चों इसमें। तो यहां पर हम ऐसे आपने 2 पढ़े होंगे, sin 90 - थीटा क्या पढ़ा बच्चों, cos थीटा। प्रथम चतुर्थांश बच्चों ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होता है, तो sin 90 - cos थीटा होता है। cos 90 - थीटा आपका sin थीटा होता है। tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, cot थीटा हो जाएगा। cot 90 - थीटा होता है tan थीटा। cosec 90 - थीटा हो जाएगा sec थीटा। और sec 90 - थीटा होता है बच्चों cosec थीटा। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। जो सेकंड चतुर्थांश बच्चों होता है उसमें क्या होता है, ओनली साइन और cosec पॉजिटिव, साइन और cosec पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए, sin 90 + cos थीटा होगा, cos 90 + थीटा बच्चों माइनस sin थीटा। इधर देखना बच्चों, sin पॉजिटिव होगा, इधर cos क्या होगा, ऋणात्मक होगा। tan क्या होगा बच्चों, ये भी ऋणात्मक होगा, माइनस cot में आ जाएगा। cot भी आपका क्या होगा, -tan हो जाएगा।
कोसेक 90 प्लस थीटा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये सेक थीटा होगा, ये पॉजिटिव देखिए इधर, देखिए बच्चों इधर ये पॉजिटिव और यहां में बोले साइन निगेटिव, ये क्रॉस साइन में चेंज हुआ। सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, तो हमारा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, तुमने मैं बता दिया जानकारी के लिए आपके। क्वेश्चन हमारा एक लाइन का है, साइन 15 प्लस कॉस 105। तो बच्चों क्या लिख दूंगा मैं इसको, कॉस 105 को 90 प्लस 15 105, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन 15 हो जाएगा। ये लाइट बच्चों चली गई, अब व्यवस्था हो गई थोड़ा देर, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं, लाइट आ गई अब। तो क्वेश्चन क्या था, साइन 15 प्लस कॉस 105, कॉस 105 को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 15, और 90 प्लस 15 तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन 15 हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आ जाएगा साइन 15 माइनस साइन 15 डिग्री आ गए बच्चों। और ये साइन 15 ये साइन 15 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 0। ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 ऐसे ही है, मैंने त्रिकोणमिति क्वेश्चन दिया, और मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास करवा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर आपका दिया 5/12, तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आपने पढ़ा होगा लाल बटे कटका के रूप में आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने, आधार बटे कर्ण, tan थीटा बच्चों आपने पढ़ा होगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है बच्चों, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। तो इस प्रकार बच्चों लिखा आपने, ये होते हैं हमें पोट हमें बच्चों tan a दिया है, tan का मतलब क्या, लंब बटे आधार। अगर मैंने इसको a माना बच्चों, तो आपका लंब आपका ये हो जाएगा, एंगल ए मैंने, तो लंब आपका 5 और आधार आपका 12। तो कर्ण बच्चों क्या होता है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बच्चों, और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 44, 169। तो 13 गुणे 30 आपका बच्चों आ गया 13 आ गए। तो बच्चों आपको चाहिए क्या, tan a दिया ही है, cos a चाहिए आपको। cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार आपका जितना 12 और कर्ण आपका 13। जो सेक होता है बच्चों cos का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, 13/12 हो गया। बच्चों आपको क्या चाहिए, tan a प्लस cos a से इसकी वैल्यू चाहिए। तो tan a प्लस cos a और मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, tan a कितना बच्चों 5/12 है, cos a कितना है आपका 12/13, से कितना है 13/12 बच्चों। यहाँ से ले लो 12/13, 13×5 = 65 आ जाएगा, 12/m 144, ये 13×12, 13 13 कैंसिल हो गया बच्चों,
कितना आ गया, 5 4 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 209 बटे, और ये 12 गुणे 12 144 आ गया बच्चों। तो आपका बच्चों कैलकुलेशन है, ऑप्शन सी नंबर इज द राइट। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टैन होता है लंब बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। टैन दिया था, कर्ण हमने बच्चों निकाल लिया। आपको पता होता है कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आधार पूछता आपसे तो क्या करते, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि लंब आपका होता तो क्या होता, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण बच्चों क्या होती है, 90 डिजिट सामने वाली भुजा। अगर कोण हम इसको लेते तो लंब ये आधार ये, अगर कोण ये वाला लेते तो लंब आपका ये आधार ये। तो कर्ण बच्चों कभी नहीं बदलता, आपका लंब और आधार कोण के अनुसार बदल जाते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों। अगर ऐसा कोई त्रिभुज है, अगर ये कोण की बात करता हूँ तो लंब आपका ये रहेगा, आधार आपका ये रहेगा, कर्ण आपका ये रहेगा। ये अगर बच्चों ऐसे बात करूँ तो आपका लंब ये हो जाएगा, कोण के सामने वाला जो लंब हो जाएगा, और 90 सामने वाले कर्ण रहता, आधार आपका ये हो जाएगा। तो कोण के अनुसार बच्चों लंब और आधार बदलते हैं, जबकि कर्ण आपका वही रहता है। कर्ण बराबर ये, तो आधार बराबर ये, लंब बराबर ये। और इतना मैंने आपको पूरा फार्मूला जैसे पूरी थ्योरी बता दी हो। अब आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या आप देखिए, 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्यखंड का कोण आपका 60 डिग्री है। तो बच्चों बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा दिन कॉलेज में रहता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिर अपनी कोचिंग पढ़ाता हूँ। अभी रात के 12 बजने वाले 11:50 हो गया है, और 11:50 में वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर इसको अपलोड यूट्यूब में करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो मैं यूट्यूब में मुझे एक लाइव क्लास आने का मौका मिले और मैं आपको लाइव आकर बच्चों पढ़ाऊँ, जिससे आप लोग का भी बेनिफिट रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ज्ञान में बढ़ोतरी करने का प्रयास करूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए। कक्षा 9 10 11 12 बच्चों में मैथ पढ़ाता हूँ CIC इंटर कॉलेज में, तो आप मुझसे जुड़िए। पर्सनली मेरी कोचिंग भी चलती है पांडे कॉलोनी करनी में, पांडे कॉलोनी करनी में। और बच्चों मेरा जो नंबर है 81 27 52 99 42। आपके कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो बच्चों ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 18 बच्चों। 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो क्षेत्रफल बताइए त्रिज्यखंड का बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा, जैसे सपोज ये कोई वृत्त है, ये 60 डिग्री है, रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये त्रिज्या और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं बच्चों। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, आपको पता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्षेत्रफल थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको 60 डिग्री दी गई है,
पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू 12 गुणे 12 दो बार कर दीजिए, और 6 के पारे में 36, और ये 6 दूना 12, 12 दूना 24 आ गया बच्चों, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट बच्चों आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। समझ लीजिए, मैंने वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए, और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल मैंने दे दिया, क्योंकि आपको पूरा त्रिकोणमिति आज मैंने कवर करने का प्रयास किया है। फिर बच्चों आपको पता होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए, मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे लंब होता है। कॉस्ट में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कट्टा के अनुसार। ऐसे लंब, एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब बच्चों आधार होता है। ये ट्रिक है, समझिए बच्चों। और सेक थीटा क्या होगा बच्चों, सेक थीटा बच्चों होता है आपका इसमें, इसका उल्टा हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, मैंने गलत लिख दिया, आधार बटे कर्ण होता है, एक कर्ण बटे आधार हो जाएगा। साइन क्या होगा बच्चों, लंब बटे कर्ण, कॉसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा उल्टा, कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। tan थीटा होता है बच्चों लंब बटे आधार, और cot थीटा होता है बच्चों आधार बटे लंब। फिर बच्चों इन्हीं से फार्मूले बनते हैं। फार्मूले कैसे हैं समझिएगा आप अभी। यदि साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई कराऊं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, और लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब में यदि मल्टीप्लाई होगा तो लंब लंब कैंसिल, के कैंसिल, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, एक आया। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है, इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, और कॉस और सेक का भी मल्टीप्लाई एक आ जाएगा, ठीक है। tan और cot का भी मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चों। को सूत्र बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आपके एक आते हैं। तो यहाँ सूत्र बच्चों बनते हैं कैसे, पहला नंबर सूत्र बनेगा साइन थीटा यदि कॉसेक थीटा बराबर एक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक चला जाएगा बटे में, एक बटे कॉसेक थीटा को आप साइन लिख सकते हैं, या एक बटा कॉसेक बराबर साइन, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, एक बटा साइन थीटा, एकदम एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। ये हो गया। दूसरा नंबर क्या बताया बच्चों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे cot थीटा, cot थीटा बराबर एक बटे tan थीटा। तो कितने फार्मूले बने बच्चों, यहां से देखिए, एक फार्मूला ये बना साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, कोसेक बराबर एक बटे साइन थीटा, ठीक है। तीसरा नंबर कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा। चौथा नंबर हो गया ये पांचवा, tan थीटा बराबर एक बटे cot थीटा, और cot थीटा बराबर एक बटे tan थीटा। तो बच्चों इनसे सूत्रों की उत्पत्ति होती है। ये था आपका, एक आपका ये था, और एक आपका ये था। तो ये आपके तीन है, और इन्हीं से बच्चों 6 सूत्र बन गए। साइन बराबर एक बटे कोसेक, कोसेक बराबर एक बटे साइन, कोस बराबर एक बटे सेक, सेक बराबर एक बटे कोस, tan बराबर एक बटे cot, cot बराबर एक बटे tan। ऐसे होते हैं बच्चों।
मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। सवाल में कुछ दम नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। क्या होता है? ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, चाहे तो एक और बना सकते हैं बच्चों। देखिए, एक फार्मूला होता है, tan क्या होता है? tan एक लंब बटे आधार होता है। दोनों बच्चों में क्या कर दूं? tan का डिवाइड कर दूं ऐसे, तो लंब बटे tan क्या? दोनों बच्चों में tan का भाग कर दिया के का, तो अब लंब बटे tan क्या होगा? sin थीटा। आधार बटे tan क्या होगा? cos थीटा। तो tan थीटा बराबर एक और फार्मूला बन गया, ये हो जाता है। और cot इसी प्रकार इसका उल्टा cot हो जाएगा। तो बच्चों cot थीटा क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। बच्चों आप नुकते भाग रहे हैं, 12 बज चुकी है और मैं 12 बजे रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए अच्छे से, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे मेरी मेहनत तो सार्थक हो जाए। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा दिया है ना, सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताया हूँ। तो स्क्वायर तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो साइन बटे कॉस होता क्या? tan, तो यह क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी जितने सूत्र मैंने बनाए हैं आप देख लीजिए, उनको लिख लीजिए कॉपी में। ये मान लीजिए चला आपका 7वां नंबर है, ये आपका 8वां नंबर। 6 फार्मूले बताए, उनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इस बार सेशन का यूपी बोर्ड की तरफ से हट चुका है, तो बच्चों इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा। और जहां तक मेरा अनुमान है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने इसको भी बता दिया। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखिए बच्चों, यदि अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, तो अल्फा का मान क्या होगा? बच्चों ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, तो समांतर माध्य क्या होता है? माध्य बोले या समांतर माध्य बोलो, बात एक ही है। औसत भी बोल सकते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पढ़े ना बच्चों? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या आपने पढ़ा है अच्छी तरह से। समांतर माध्य को हम एक्स बार बोल सकते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन, कितने? एन बताता पदों की संख्या। तो बच्चों यहाँ माध्य आपको दे दिया है, माध्य कितना दे दिया? 11। चलिए सबको जोड़ डालिए, और हमको बच्चों चाहिए अल्फा की वैल्यू। अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6 और अल्फा प्लस 8, कितने पद है बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 पद है बच्चों। तो ये गुणा करिए, 11 25 55 हो जाएगा बच्चों। ये 5 चला गया उधर, 95 कर दिए, गुणा कर दिए, तिरक 1 2 3 4 5, 5 अल्फा हो गए बच्चों। कितने हो गए? 5 अल्फा, और ये 4 2 6 6 6 12 12 8 20, इसका 75 कर दो। 55 माइनस 20 कितना है बच्चों? 35, और ये 5 जाएगा बटे बच्चों 35 बटा 5, तो अल्फा बराबर 7 बना 5 सत्ते 35। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी बच्चों ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतने सारे करा दूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। वीडियो में बच्चों शेयर जरूर करें, जिससे मेरी मेहनत सार्थक हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और इसका लाभ उठा सके। और बच्चों मैं जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो रही है, तब तक मैं रेगुलर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व एकदम
सरलतम तरीके से बताऊंगा। तो आप बच्चों हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक बच्चों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया गया। हाँ, वीडियो को आप फास्ट करके देख सकते हैं, पर देखिएगा पूरा जरूर। धन्यवाद बच्चों।